औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व रफ़अल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि बच्चे बुक के ऊपर आपके पहला क्वेश्चन ये इंट्रोडक्शन में कि व्हाट आर द सिंपलेस्ट कंपोनेंट्स ऑफ वुड, रॉक्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो जनाब, दिस इज एन एज ओल्ड क्वेश्चन। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर बिलीव्ड दैट एवरीथिंग वाज मेड ऑफ एन एलिमेंटल सब्सटेंस। इस पर डिस्कशन हो चुकी है कि ये एक बहुत ही पुराने वक्तों का सवाल है। और जो ग्रीक फिलोसोफर थे उनका यकीदा था, उनका यकीन था कि हर चीज जो दुनिया में मौजूद है वो बनी हुई है एक बुनियादी मादे से, एक बुनियादी मादे से। वो कहते थे वो पानी है। फिर कुछ थोड़ा सा उन्हें अकल आई तो उन्होंने कहा नहीं, सम बिलीव दैट, कुछ ये यकीन रखते थे कि सब्सटेंसेस टू दैट सब्सटेंस टू बी वाटर, कि वो मादा पानी है। अदर थॉट इट वाज एयर, कुछ कहते थे नहीं वो हवा है। Some other believed that there were 4 elemental substances, और कुछ का ये यकीन था कि नहीं जी, असल में 4 बुनियादी मादे हैं जिनके मिलने से कायनात की हर चीज बनती है। अब बच्चे ये चीज है, do you know about the debate going on for centuries about the corpuscular nature of matter? So yes, an ancient Greek philosopher Empedocles the thought that all the materials are made up of 4 things called। चलो जी, Plato's concept, अब समझ आया, हेडिंग देनी है इस तरह। Plato adopted the Empedocles theory and coined the term element। तो इसने एलिमेंट का लफ्ज इस्तेमाल किया इन 4 सब्सटेंसेस के लिए, ठीक है। उसके बाद ये एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको ये डिटेल में अब नहीं समझा रहा क्योंकि जितना आपको समझा दिया दैट इज बेस्ट। असल में एरिस्टोटल ये उसका ख्याल था ये कि जो अर्थ है, सुन रहे हो, अर्थ जो है वो क्या है, ड्राई भी है और कूल्ड भी है। अगर आप इसकी एक शिफ्ट को चेंज करेंगे, सुन रहे हो नहीं सुन रहे, समझ आया नहीं है। ये एयर जो होती है हॉट होती है और वेट होती है, वाटर कूल्ड और वेट होता है, समझे हो। और फायर हॉट और ड्राई होती है, समझ आया नहीं है। किधर बच्चे, ड्राई कूल्ड कहा, यहाँ नीचे या ये एयर बच्चे, AIR, एयर हवा, ठीक है। तो ये इंटर रिलेशनशिप ऑफ दीज जो क्वालिटीज है उनको बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रही है। और ये प्लेटो ने कॉन्सेप्ट दिए। फायर इज नॉट इज हॉट एंड ड्राई विद हीट प्री डोमिनेटिंग। फायर जो होती है ना बच्चे, ये खुश्क होती है और गर्म होती है, लेकिन इसके अंदर जो वाज़ेह सिफ्त होती है वो कौन होती है, हॉट होती है। एयर इज हॉट एंड मॉइस्ट विद मॉइस्चर, लेकिन इसके अंदर जो डोमिनेंट प्रॉपर्टी है वो मॉइस्चर है, कि ये नमदार होती है। वाटर जो है वो मॉइस्ट है और कूल्ड है, लेकिन पानी की जो डोमिनेंट जो इसकी मगलूब सिफ्त है, जो वाज़ेह सिफ्त है, जो इसकी सिफ्त ज्यादा वाज़ेह है, वो क्या, ये ठंडा होता है, ठंडक। अर्थ इज कूल्ड एंड ड्राई, लेकिन जो इसकी वाज़ेह सिफ्त है वो ड्राइनेस है, खुश्की है। समझ आया नहीं है। तो सिफ्तें 2 हैं, लेकिन एक सिफ्त गालिब होगी, दूसरी मगलूब होगी। समझ आया नहीं है। तो ये इंटर रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं। अरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट, तो अरिस्टोटल बिलीव दैट, अरिस्टोटल ने क्या किया था, अरिस्टोटल आल्सो अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स। ही इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया दैट एलिमेंट्स कैन बी, यहां तक उसका कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है जी। उसके बाद आपने एग्जांपल दे देनी है। पहली एग्जांपल ये, हीटिंग ऑफ क्ले इन ओवन कुड बी थॉट ऑफ एज ड्राइविंग ऑफ वाटर एंड एडिंग फायर, ट्रांसफॉर्मिंग द क्ले इनटू अ पॉट। ओके, सिमिलरली वाटर जो है वो कूल्ड और वेट है, लेकिन ये आसमान से बरसेगा, इट विल फॉल फ्रॉम द स्काई
एज रेन, ये बारिश की शक्ल में बरसेगा। जब क्या होगा, वेटनेस चेंज नहीं होगी, वेटनेस वेट वैसे ही रहेगा। जो कूलनेस है उसको आप हॉटनेस में चेंज कर दें। समझ आया नहीं यार? हीट में इजाफा कर दें तो ये हवा जो थी वो ठंडी हुई, और देखें ना, व्हेन एयर कूल डाउन तो फिर पानी बरसेगा। हवा की जो गर्मी है उसमें कमी ले आओ, उसे ठंडा कर दो तो वो पानी बन जाएगी और बरसना शुरू कर देगी। ये उसका कहना है। ड्रॉबैक क्या था? द ग्रीक कॉन्सेप्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड फॉर मोर देन 2000 years. It acted as a barrier in the development of chemistry. ये बिल्कुल गलत कहते थे। पानी एलिमेंट नहीं है, अर्थ एलिमेंट नहीं है, एयर एलिमेंट नहीं है, फायर एलिमेंट नहीं है, ये तो कंपाउंड्स हैं। हीट या फायर जो है वो तो एनर्जी है। समझे नहीं समझे? फिर जॉन डाल्टन्स थ्योरी जी याद आया? As 19th century began, John Dalton proposed an atomic theory. This theory led to the rapid progress in the chemistry. याद आया? By the end of 20th century, ठीक है? However, further observations exposed the need for a different atomic theory. 20th century led to the अब ये 20th century में आपके सामने एटम की पिक्चर लेके आने वाले कौन थे? एटम के बारे में डाल्टन ने बताया, ठीक है? फिर कहते हैं 20वीं सदी के आगाज में एटम की पिक्चर के बारे में बताया गया था विद कम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर। वो कौन थे जिन्होंने एटम की पिक्चर के बारे में आपको बताया, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया, और मैं आपको पढ़ा चुका हूं। किन की तरफ इशारा किया जा रहा है? जॉन डाल्टन ने तो एटम का बताया था, उसको नहीं पता था एटम के स्ट्रक्चर का। ओ भाई, किसने सेकंड चैप्टर पढ़ लिया है? कौन से 2 साइंटिस्ट ने एटॉमिक मॉडल पेश किया था? तो ये एटॉमिक मॉडल की बात हो रही है। 20वीं सदी में रदरफोर्ड ने और नील बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल दिए थे, जिससे एटम का स्ट्रक्चर आपके सामने आया था, उसकी तरफ इशारा है। और ये हिस्ट्री बयान हो रही है, आपको समझ नहीं आ रही। जॉन डाल्टन्स थ्योरी, द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आर एज फॉलोज। पहला क्या जी? ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ मेरी भी सुन लो, समझा दो। मैंने आपको दिया था कि ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल। तो बेटा गलती यहाँ पे थी कि डाल्टन कहता था एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। 20वीं सदी ने जो एटम की साख्त बताई है ना, उसने एटम को तोड़ा जा सकता। इसमें ये गलती है, इंडिविजिबल, ये पॉइंट गलत है इसका। एटम का पर्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल, ये पॉइंट भी गलत हुआ। किसकी वजह से? आइसोटोप्स की वजह से। ना उनका मैथ सेम नहीं होता। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस एटम्स जो होते हैं बच्चे, वो कंबाइन करते हैं, मतलब एडिशन रिएक्शन है, सेपरेट करते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, रीअरेंज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जैसे देखो ना, आयरन कॉपर को कॉपर सल्फेट से निकालकर उसकी जगह ले लेता है, कॉपर को अलग कर। तो दे कंबाइन इन सिंपल रेशियोज। एटम आपस में मिलते हैं सादा निस्बतों में टू फॉर्म न्यू कंपाउंड ने मुरक्कबात बनाने के लिए। और एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चौथा नहीं सही ना? एटम को एनर्जी में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता। न्यूटन ने। भाई फिजिक्स में क्या पढ़ रहे हो? मसला है किसी को? लो जी, डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो जनाब मुझे एक चीज जरा ख्याल लेने दीजिए। सो डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री क्या है जी? अब आपके बुक में जो बच्चे आपको डेफिनेशन दी गई है केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द साइंस दैट एग्जामिन, 2 काम कर दिया भाई। द साइंस दैट एग्जामिन्स द मटेरियल ऑफ यूनिवर्स एंड द चेंजेस occurring in the material इज कॉल्ड केमिस्ट्री। समझ 2 काम समझ लो कि मटेरियल्स को एग्जामिन करती है और उनमें आने वाली जो चेंजेस है उनको एग्जामिन करती है। सिंपल। दो चीजों का मायना कर दिया, एक मटेरियल्स का और दूसरा उनमें आने वाली तब्दीली।
ठीक है जी। अच्छा, द स्टडी ऑफ, ये डेफिनेशन ओल्ड बुक में दी। केमिस्ट्री 4 काम करनी है। पहला, इट स्टडी द कंपोजिशन ऑफ मैटर, एग्जामिन्स द मटेरियल्स ऑफ यूनिवर्स, चीजों के अज्जाए तरकीबी, पानी किस चीज से बना है, उसके अज्जा गिनेगी। कंपोजिशन, उसके कंपोनेंट्स को स्टडी करेगी। नंबर 2, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर। नंबर 2, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसकी खुसूसियात को पढ़ेगी। समझ आ लिया? फिर बेटे चेंजेस इन मैटर, के मादे में जो तब्दीलियां रूनमा होती हैं उनका मुताला भी करेगी। और चौथा ये कि वो कवानीन जिनके तहत वो तब्दीलियां आती हैं, आपकी बुक वाली डेफिनेशन में कवानीन को डिस्कस, लेकिन द लॉज एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न दी चेंजेस, वो कानून और वो ज़ाब्ते जिनके तहत वो तब्दीलियां रूनमा होती हैं, इन 4 चीजों का मुताला केमिस्ट्री है। आप अपनी बुक की डेफिनेशन करो चुप करके। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री कितनी है जी? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द लॉज, विद द स्टडी ऑफ, देखो, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लॉज एंड थ्योरीज। अब गौर से पढ़ना, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं रहेगी। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी, किसकी स्टडी? ऑफ लॉज एंड थ्योरीज। अच्छा, कौन सा कवानीन और कौन से नजरियात जो है उनकी स्टडी के साथ ये डील करेगी? ऐसे कवानीन और नजरियात जिनके जरिए से आप समझ सके मादे की साख्त को, स्ट्रक्चर। गौर से सुन लो, एटम के स्ट्रक्चर को किस में समझा? मॉडल्स में। बोर का मॉडल वो यहां डिस्कस होगा फिजिकल केमिस्ट्री में। जो रदरफोर्ड था ये फिजिसिस्ट था, पढ़ा ना आपने? एब्रिडन फिजिसिस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड फिजिसिस्ट था भाई। तो आपने उन नजरियात को, रदरफोर्ड ने क्या दिया था? थ्योरी दी थी ना, एटॉमिक थ्योरी नहीं, एटॉमिक मॉडल दिया था ना भाई। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द लॉज एंड थ्योरीज, अभी भी याद नहीं है? दैट डील विद द स्टडी ऑफ लॉज एंड थ्योरीज टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर। पहला स्ट्रक्चर, दूसरा चेंज किसकी? इसका वो नजरियात, वो कवानीन जो आपको इस काबिल बनाते हैं कि आप मादे की साख्त को और उसमें आने वाली तब्दीलियों को समझ सको। एक सॉलिड लिक्विड में कैसे चेंज होता है, एक लिक्विड गैस में कैसे चेंज होता है, एक गैस प्लाज्मा में कैसे चेंज होती है, कौन से कवानीन और उसूल हैं जो इन चीजों के बारे में आपको समझा सकते हैं। वो सारे उसूल, वो सारे कवानीन, वो सारे नजरियात, वो सारे ज़ाब्ते फिजिकल केमिस्ट्री में भाई स्टडी होगी। अभी भी बात समझ? लिंक बनाओगे तो डेफिनेशन याद रहेंगी, ऐसे याद नहीं रहेंगी। जब भी कुछ पढ़ते हो तो बजाय इसके देखते साथ वो कहते हैं भूखे शेर की तरह टूटना पड़ा करो, मैं अब इसको रटा मार लूं बस। पढ़ो, लिखा गया है। ये क्या? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद, हर ब्रांच में ये लफ्ज तो आना ही आना। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी, आना ही आना। फिर तक ये कलाम है जी कि केमिस्ट्री की वो शाख जिसका ताल्लुक है मुताले के साथ। किसका मुताला? थ्योरीज एंड लॉज का। अब बोलो थ्योरीज एंड लॉज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड चेंजेस ऑफ मैटर इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। मसला होना नहीं चाहिए, अगर है तो फिर पूछ ले। है? चलो जनाब, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन बेटा जरा थोड़ा सा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन तो मैं आपको बता दूं, फौरन से आपको याद हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा जरा मेरी बात पे गौर करना, तवज्जो फरमाना। जरा मैं क्या कहने जा रहा हूं, ऑर्गेनिक निकला किससे है? ऑर्गेनिज्म से। आज से 200 साल पहले 1928 में 1915 में जे बर्जेलियस ने एक वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी। क्या दी थी? आप मुझे ये बताओ, आपके दिमाग में ये बात आ सकती है मक्खन लेबोरेटरी में तैयार हो सकता है, दूध लेबोरेटरी में तैयार हो सकता है? बोलो ना भाई। अब तुम कह रहे हो, लेकिन उस वक्त के लोग कहते थे नहीं। क्यों? उनका इल्म भी इतना नहीं था। वो कहते थे जो चीजें आपको जानदारों से मिलती हैं, जो चीजें आपको जानदारों से
आज बच्चे एक चीज हो गई है, आपके दिमाग के बैरियर खत्म हो गए। आप याद रखना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को बहुत बड़ी मशीन बनाया। नथिंग इज इम्पॉसिबल। हो सकता है एक चीज आपके लिए इम्पॉसिबल हो, आने वाले वक्तों में पॉसिबल हो जाए। समझ आया? सही पॉसिबल है। तो रदरफोर्ड नहीं, जे बर्जेलियस ने थ्योरी दी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी, कि ए मिस्टीरियस फोर्स इज नीडेड, ए मिस्टीरियस फोर्स इज नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड दैट लाइज इन द लिविंग थिंग्स। रूह की जरूरत है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार करने के लिए। और उसने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन दी थी, ऑर्गेनिक किससे निकला? ऑर्गेनिज्म से। उसने कहा था, याद रखना, उसने चीजों को उनके सोर्स की बुनियाद पर, उनके मंबे, उनके वसीले की बुनियाद पर तकसीम किया था। कहा था वो चीजें जो आपको जिंदा जानदारों से मिले, द कंपाउंड्स, सुन रहे हो, which are obtained from the living things are called organic compounds, and the compounds which are obtained from the non-living things are called inorganic compounds, गैर नामियाती मुरक्कबात। समझ आ नहीं आया? लेकिन बेटा उसकी बात गलत थी। 1928 में वॉलर ने क्या किया? लेबोरेटरी में यूरिया तैयार कर दिया। क्या तैयार कर दिया? यूरिया फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यूरिया तैयार कर दिया। जब यूरिया तैयार हुआ तो जो जे बर्जेलियस की थ्योरी थी उसकी टांग टूट गई, पाश हो गई। वो कहता था नहीं हो सकता लेबोरेटरी में। उससे पहले लोग जो यूरिया था उसको जानवरों के पेशाब से हासिल करते थे, खुश्क करके पेशाब को। लेकिन वॉलर ने क्या किया? उसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर दिया। ठीक है, वॉलर ने क्या किया? उसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया। तो इससे क्या हुआ? जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो खत्म हो गई। और फिर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नई डेफिनेशन आई थी वो ये थी, याद रखना, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या? अब आपके माइंड में आएगा हाइड्रोकार्बन्स क्या? तो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। बच्चे वो बाइनरी का मतलब क्या? दोज कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली टू एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स। वो मुरक्कबात जो सिर्फ कितने अनासर से मिलकर बने। समझ आ रही है? अब वो मुरक्कबात जिनमें एक एलिमेंट कार्बन हो, दूसरा हाइड्रोजन हो, कहता है हाइड्रोकार्बन। एक हो गया हाइड्रोकार्बन और दूसरा बेटे हाइड्रोकार्बन से आप बहुत सारे दूसरे मुरक्कबात तैयार कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन और उनसे अखज होने वाले, जैसे दूध है और उससे अखज होने वाली चीज है। समझ आया? इसी तरह हाइड्रोकार्बन और उनसे अखज होने वाले दूसरे मुरक्कबात। अब ये डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? ये डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन मींस कंपाउंड डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। मैंने दिया हुआ कि वो मुरक्कबात जो आपको हाइड्रोकार्बन से मिलेंगे। जैसे ये देखो, ये मीथेन है ना, ये आपका मुरक्कबात है। मीथेन से मिथाइल अल्कोहल मिला, ईथेन से इथाइल अल्कोहल मिला। ये वो मुरक्कबात है जो आपको हाइड्रोकार्बन से मिलते हैं। एक जैसे आपके पास ये तो देखो मीथेन है, ये उसका फार्मूला CH4। सुन रहे हो? मीथेन का फार्मूला CH4। इससे एक हाइड्रोजन हटाओगे तो CH3 बन जाएगा और उसकी जगह क्लोरीन लगा दो, मिथाइल क्लोराइड बन। अगर एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पे OH लगा दो तो ये क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। समझ आया नहीं? ये देखो एक OH लगा दिया। तो हाइड्रोकार्बन्स और उनसे हासिल होने वाले जो मुरक्कबात हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। समझ आ गया? ये न्यू डेफिनेशन है। तो बेटा अगर आप एक ये नई डेफिनेशन कर लें, द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड। असल डेफिनेशन आजकल की ये मॉडर्न डेफिनेशन है, लेकिन आपके बुक में उन्होंने बड़ी आसान सी, बड़ी सादा सी डेफिनेशन दी है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस कंटेनिंग कार्बन इज कॉल्ड। लेकिन बेटा सारे कार्बन कंटेनिंग मुरक्कबात इसमें नहीं आते। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें नहीं पढ़ी जाएगी। अब मैं आपको लिख के दे देता हूँ, कार्बन के ऑक्साइड्स नहीं पढ़े जाएंगे, कार्बोनेट्स नहीं पढ़े जाएंगे। देखो लिख रहे हैं सम कंपाउंड्स ऑफ कार्बन सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये दोनों कार्बन के ऑक्साइड्स हैं, कार्बन के कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स क्या होते हैं बताओ जरा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कार्बोनेट्स क्या होते हैं। सारे चुप, सांप सुन गया। बताओ ना कार्बोनेट्स क्या होते हैं। बेटा जब वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व कर दिया जाए, आइंदा से याद रखना, ये है पेप्सी H2CO3, 3 ऑक्सीजन हो गए ना,
ये कार्बोनिक एसिड है, ठीक है, कार्बोनिक। हम अपने जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, अंदर लेके जाते हैं वैसे, लेकिन जब तुम पेप्सी पीते हो तो वही कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी के अंदर जा रही होती है। बेवकूफी अकलमंदी है, जहर है नहीं, पर आप पीते हैं घटाघट घटाघट। आपको रोटी हजम नहीं होती है तो पेप्सी नहीं पीते। कल स्प्राइट उठा के मेरे सामने आके सर स्प्राइट पिए, स्पिरिट सेट हो जाएगी। अबे भाई इसके अंदर जहर है, मत पियो, ये एसिड है, समझ आ गया? इसे कार्बोनिक एसिड कहते हैं, फार्मूला याद रखना। इस ग्रुप को कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनेट। इसकी वैलेंसी होती है CO3-2। इसका स्ट्रक्चर बता दूं, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। बोलो ना भाई कितनी होती है? 4। इसने ऑक्सीजन से एक डबल बॉन्ड बनाया होता है और बाकी 2 ऑक्सीजन से क्या बनाया होता है, और उन दोनों पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। इधर भी एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है और इधर भी एक हाइड्रोजन। ये इसका हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। बच्चों सुनो सुनो, समझ आ गया? समझ आया नहीं आया? अब मेरे प्यारे बच्चों, ये है H2CO3 का स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा जी? बात गौर से सुनना, अगर मैं H2CO3 से इन 2 हाइड्रोजन एटम्स को निकाल दूं, सुन रहे हो? समझ आया? जो पीछे बच जाएगा CO3, इसे कहते हैं कार्बो, और इन दोनों पे नेगेटिव 2 चार्ज था, मैंने वो ऊपर डाल दिया। अब बात समझ आई नहीं आई? इसका स्ट्रक्चर ये है, इसका स्ट्रक्चर ये है। मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात याद रखना, गौर से सुन लो। मैं क्या कहने जा रहा हूं, गौर से सुन लो। बेटा जब भी किसी भी एसिड के हाइड्रोजन एटम्स को हटा के इनकी जगह पे मेटल्स के एटम्स लगा दीजिए, सोडियम मेटल है, तो बेटा जो चीज वजूद में आती है उसको कहते हैं सॉल्ट, यानी नमक। सिर्फ वो नहीं जो आप टेबल्स, और भी नमक बहुत सारे हैं लेकिन खाने वाले नहीं होते, वो भी नमक है। तो किसी भी एसिड से हाइड्रोजन को हटा के अगर इसकी जगह पे मेटल्स के एटम लगा दिए जाएं तो जो भी चीज वजूद में आएगी उसे कहते हैं सॉल्ट। तो अगर मैं कार्बोनिक एसिड का मेटेलिक सॉल्ट तैयार करूं तो उसको क्या कहूंगा? कार्बो, सुन लो, मेटेलिक सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड are called salts are called carbonates। जैसे सोडियम कार्बोनेट, अब सोडियम की वैलेंसी कितनी है? 1। कार्बोनेट की भी बताइए 2 इधर आएगा, 1 हम डालेंगे नहीं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है? 2। कार्बोनेट की भी 2 1 2 2 1 2 1 1 हम डालेंगे नहीं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। समझ आया? अच्छा मजे की बात बताऊं, अगर सिर्फ एक हाइड्रोजन हटा दूं दूसरा ना हटाऊं तो क्या बनेगा? HCO3। अभी वैलेंसी कितनी आएगी? -1। समझ आया? अगर मैं इसके साथ एक सोडियम लगा दूं NaHCO3, इसकी भी 1 इसकी भी 1, हम कुछ भी नहीं डालेंगे, ये आ गया Na। इसे कहते हैं भाई कार्बोनेट, ये मीठा सोडा है, ये डोबी सोडा है, ये चूना है, समझियो? मगर चूने का पत्थर है, लाइमस्टोन है। बोलते नहीं, समझ आ गया नहीं आ गया? सो प्यारे बच्चों, जो मेटेलिक सॉल्ट्स हैं किसके? कार्बोनिक एसिड के, उन्हें हम कहते हैं कार्बोनेट्स या बाई कार्बोनेट्स। चले आज आपको थोड़ा सा और आपके लिए आसानी पैदा कर देता हूँ। बेटा ये जो बाई है ना, ये इस वजह से आ रहा है, हाइड्रोजन की वजह से। किसकी वजह से? इसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, हाइड्रोजन। इससे आपको आसानी हो जाएगी याद करने में ना, बाई कार्बोनेट ना कहो, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है? तो हमने क्या कहा? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ compounds of carbon, however some compounds of carbon such as oxides of carbon dioxide, carbon monoxide याद कर लेना, and carbonates। समझ आ गया? CO3 और HCO3 मतलब वो मरकबात जिनमें ये रेडिकल्स होंगे। और से सुनना, या तो ये हो सकता है CO3-2 या HCO3, ये कार्बोनेट्स होंगे।
ठीक है, जिनमें ये रेडिकल्स आ जाए, उनकी भी स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं होगी। और दूसरा, अगर कार्बन के साथ कोई दूसरा एलिमेंट आके मिल जाए, जैसे इसकी वैलेंसी 4 है, इसकी 3 है, तो 4 यहां आ जाएगा, Al4C3 एल्यूमिनियम कार्बाइड, बेटा इनकी स्टडी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं, इनऑर्गेनिक में। समझ आ गया? अब पढ़ लो, इसको याद रख लेना। ये पहली डेफिनेशन है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सब्सटेंसेस कंटेनिंग कार्बन कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। However, some compounds of carbon such as carbon dioxide, carbon monoxide, carbonates and bicarbonates are studied in। कुछ चीजें छोड़ गए हैं, तो बेटा ये क्यों नहीं पढ़े जाते? क्योंकि बेटा जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो बेटे नॉन पोलर होते हैं, लेकिन ये कंपाउंड्स पोलर है, इसलिए इन कंपाउंड्स को हम लोग स्टडी नहीं करते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनकी प्रॉपर्टीज ही ऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं मिलती। समझ आ गया या नहीं आया? तो आपकी बुक वाली डेफिनेशन पहली है, मैंने आपको समझा दिया कि कार्बोनेट्स का क्या मतलब है, बाइकार्बोनेट्स का क्या मतलब है, मेटालिक कार्बाइड्स का क्या मतलब है। सो अब आगे आपने काम करना, बातें मैंने सारी समझा दी हैं। उसके बाद बेटा जी हमारे पास बात आ गई है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, सुन लो, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, सारों की स्टडी होगी। अब आप सोचेंगे कि क्या कार्बन की स्टडी भी इसमें होगी? तो पुत्र कार्बन एलिमेंट नहीं है, नहीं है, तो उसकी अपनी कार्बन की स्टडी यहां होगी, लेकिन कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगी। नहीं समझ? दैट इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, नॉट कार्बन। कार्बन की बजाते खुद स्टडी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है, एलिमेंट है ना। तो इसको जरा गौर से समझो, गौर से समझो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या थी? दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन। However, some compounds of carbon monoxide, carbon dioxide, carbonates, bicarbonates are not studied in, they are studied in inorganic chemistry. उत्तर जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गिन लो, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स, नंबर 1, नंबर 2 एंड देयर कंपाउंड्स। समझ आ गया? सारे एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स। तो क्या कार्बन के कंपाउंड्स भी इसमें आएंगे? एक्सेप्ट आ गया, मां सवाए, मतलब एक्सेप्ट का मतलब है छोड़कर, सवाए मतलब छोड़कर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को छोड़कर बाकी तमाम एलिमेंट्स और उनके मरकबात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी होंगे। इस कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो सारे एलिमेंट्स को, बीच में कार्बन है और उनके मरकबात को, लेकिन कार्बन के मरकबात को छोड़, कार्बन के मरकबात के लिए एक ब्रांच हम पहले स्टडी कर चुके, is called inorganic, except the compounds of carbon। ये जो compounds of carbon की स्टडी है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये चीज तो इसमें नहीं आएगी ना। एक्सेप्ट का मतलब ये कि इसको छोड़कर, इनको छोड़कर, इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर हो गया? बायोकेमिस्ट्री, गौर से सुनो, सुन रहे हो? खाना खाते हो, पेट में जाता है, जाकर खाने के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। हम खाते बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन जब हमारी बॉडी से आता है तो उतने बदसूरत होता है। यही है, वो उसकी शक्ल कैसे बनी, बेटा इन चीजों को समझो, मजाक की बात नहीं है, मजाक की बात नहीं है। वो जो शक्ल उसकी बन रही है बेटे, आपकी बॉडी में हम कहते हैं ना, खाओ पियो ताकत बनेगी, वजन बढ़ेगा, गोश्त बनेगा, फला होगा, प्रोटीन मिलेंगी। ये क्या है? आपके जिस्म के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जरूर नमा, ताकि आपकी इमोशंस भी, याद रखना, आपकी इमोशंस को भी केमिकल रिएक्शंस कंट्रोल करते हैं। आप हंसते हैं ना, तो आपके खून में लाफिंग गैस पैदा होती है। आपको गुस्सा आता है तो आपके खून में एड्रेनलिन, आपके गुर्दों के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड्स हैं जो शामिल करते हैं। आपकी हर इमोशन को, हर फीलिंग को हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। सुन रहे हो? केमिकल्स कंट्रोल करते हैं। समझ आया नहीं यार? आपको भूख भी जो फील होती है ना, वो भी हार्मोन्स बताते हैं कि दिमाग बता रहा जी भूख लगी हुई है, मैदा सिग्नल भेजता है दिमाग को, फिर दिमाग कहता लगता है भूख फील हो रही है।
समझ आया जनाब अली? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द फिजिकल, सुन लो, दूसरा केमिकल चेंजेस जो रूनमा होते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिंदा जानदारों के जिस्मों में, इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। आप रोटी खाते हो, आपका कद बढ़ता है, तो क्या कद के बढ़ने में मुरक्कबात नहीं बन रहे? आपकी बॉडी को बिल्ड करने के लिए कंपाउंड्स नहीं बिल्ड होते? वो कंपाउंड्स कैसे बिल्ड होते होंगे? केमिकल रिएक्शन से बिल्ड होते। समझ आया नहीं यार? तो ये सारे केमिकल रिएक्शंस जो किसी भी जानदार के जिस्म के अंदर, सिर्फ इंसान का नहीं, कुत्ते, बिल्ली, बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी जानदार जो है उसकी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होते हैं, शेयर होते हैं। याद आया? याद आया नहीं आया? तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। क्लियर हो गया नहीं हो? बायो लाइफ, जिंदगी, केमिस्ट्री केमिकल चेंजेस, जानदारों के जिस्मों के अंदर जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस अकर करते हैं उनकी स्टडी क्या कहलाती है? पक्का हो गया? चलो बात सुनो, घर में मक्खन तैयार करते हो, देसी घी तैयार करते हो, अगर वही चीज बड़े पैमाने पे तैयार करनी पड़ जाए तो फिर बड़े पैमाने पे तैयार करनी पड़ जाए, फिर घर में सिर्फ तैयार करते हो? नहीं, सिर्फ आंटियां बना नहीं करती, केमिकल मिक्स करके बना रही होती हैं आंटी। समझ आ रहा है ना पुत्र जी? इंडस्ट्रियल, जब भी बात इंडस्ट्री की होगी ना तो बात बड़े लेवल की होगी। तो जब गौर से सुनना, ये ब्रांच केमिस्ट्री की जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, ये वो ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मेथड्स। इसका ताल्लुक कितनी चीजों से होगा? गौर से सुन लेना। इट डील्स विद द मेथड्स एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। गौर से सुन लेना, इसका ताल्लुक किसके साथ है? तरीकों के साथ है, और उन टेक्नोलॉजी कहते हैं फन को, आलात को, और उन आलात के इस्तेमाल के साथ है। ठीक है, ठीक है, या आलात के इस्तेमाल के साथ है इन द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस। बड़े पैमाने पर फायदेमंद किस्म के मादाजात तैयार करने में कौन से तरीके इस्तेमाल होते हैं और कौन से आलात इस्तेमाल होते हैं, उनके साथ किसका ताल्लुक है? दो चीजें आ गई इसमें। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मेथड्स एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। कहां करोगे यूज ऑफ टेक्नोलॉजी? कहां करोगे? इन द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ, बड़े पैमाने पर तैयारी में, बड़े पैमाने पर फायदेमंद चीजों को तैयार करने में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है और जो तरीके इस्तेमाल होते हैं उनका मुताला इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में होगा। ठीक है, इस कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। प्रॉब्लम किसी को? इसको अब दिमाग में रखना। अच्छा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री याद है? न्यूक्लियर फिजिक्स याद है ना? केमिस्ट्री का ताल्लुक चेंजेस के साथ होता है। तो जो तब्दीलियां जानदार के जैसे में रूनुमा होंगी वो बायोकेमिस्ट्री कहलाएगी। जो तब्दीलियां न्यूक्लियस में रूनुमा होंगी उनका मुताला पढ़ लो। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द चेंजेस दैट अकर इन एटॉमिक न्यूक्लियर केमिस्ट्री। क्लियर हो गया? इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं। कल इंशाल्लाह एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान